हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज के इस पार्ट 3 ऑफ द सीसैट सीरीज में हम ये देखेंगे कि कैसे बिना कोई फॉर्मूला अप्लाई आप सीसैट क्वालिफाई कर सकते हैं। ये वीडियो का थर्ड पार्ट है। हम 2 पार्ट पहले डिस्कस कर चुके हैं। उन दोनों में हमने 24 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जिनमें बिना फॉर्मूला लगाए आपने क्वेश्चन सॉल्व किए। इसमें और 14 क्वेश्चंस हम देखेंगे, यानी कि टोटल 38 क्वेश्चंस ऐसे हमने डिस्कस किए हैं 2021 के सीसैट एग्जाम से, जो आप बिना कोई फॉर्मूला लगाए सॉल्व कर सकते हैं। 38 क्वेश्चंस यानी कि 95 मार्क्स, मतलब कि 100 नंबर के आसपास का तो पेपर ऐसा है जिसमें आपकी कोई भी मैथ्स की खास नॉलेज या कोई खास फॉर्मूला या कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं यूज हो रहा, या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं, या कोई ग्रामर नहीं, सिर्फ और सिर्फ सिंपल लॉजिक और सिंपल अरिथमेटिक लगा के आप 100 मार्क्स के आसपास का पेपर सॉल्व कर सकते हैं। और ये बहुत ही आसान है। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे। तो 24 क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद अगले 14 क्वेश्चन उसी 2021 के सीसैट पेपर से देखते हैं इस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन है, जय और विजय ने इक्वल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड किया कुछ पेन और पेंसिल खरीदने के लिए फ्रॉम द सेम स्टोर। ठीक है, पेन खरीदे, पेंसिल खरीदी। अब जय ने 3 पेन खरीदे, 5 पेंसिल खरीदी, विजय ने 2 पेन और 7 पेंसिल। आपको बताना है कि आगे दोनों में रिलेशन क्या है। तो मान लीजिए पेन x का था, पेंसिल y रुपीस की थी। अब जय ने क्या खरीदा, 3 पेन खरीदे 3x और 5 पेंसिल खरीदी। विजय ने क्या खरीदा, विजय ने खरीदे 2 पेन और 7 पेंसिल। अब हमें पता है कि दोनों ने इक्वल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड किया है, तो इसको हम यहां पे लिख सकते हैं, राइट। यहां से रब कर देते हैं, जय और विजय की बराबर आ गई जो अमाउंट स्पेंट है। तो x एक तरफ ले आए हम, y एक तरफ ले गए, तो x इक्वल टू 2y आ गया। मतलब कि एक पेन की जो कॉस्ट है वो एक पेंसिल से 2 गुनी है। अगर आपकी पेंसिल 5 रुपए की है तो आपका जो पेन है वो 10 रुपए का आ गया, राइट। ये क्लैरिटी है। अब पेंसिल कॉस्ट मोर देन अ पेन, ठीक, पेंसिल कॉस्ट मोर देन अ पेन नहीं, ये गलत है। द प्राइस ऑफ अ पेंसिल इज इक्वल टू दैट ऑफ अ पेन, ये भी गलत है। द प्राइस ऑफ अ पेन इज 2 टाइम्स द प्राइस ऑफ अ पेंसिल, ये ऑप्शन ठीक है। प्राइस ऑफ अ पेन इज 3 टाइम्स द प्राइस ऑफ अ पेंसिल, ये गलत है। 30 सेकंड में आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। 2.5 मार्क्स इन द बैग। आगे बढ़ो कॉन्फिडेंस के साथ कि 2.5 मार्क आ गए हैं। देन अगला क्वेश्चन, P स्कोर्ड 40 मोर मार्क्स देन Q। तो P और Q के मार्क्स में डिफरेंस कितना, 40%, 40। Q स्कोर्ड 10% लेस मार्क्स देन P। अब Q और P के बीच में जो परसेंटेज डिफरेंस वो है 10%। मार्क्स में डिफरेंस 40, परसेंटेज में डिफरेंस 10। अब दोनों सेम ही चीज कह रहे हैं, P के 40 से Q से 40 मार्क्स ज्यादा हैं और P की परसेंटेज जो है वो Q से 10% ज्यादा है, राइट। ये हमें क्लियर डिफरेंस दिया हुआ है। अब 40 मार्क्स ज्यादा हैं, 10% ज्यादा हैं, क्या हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल। 10% ज्यादा है किस में से, टोटल मार्क्स में से। कितना डिफरेंस है, 40 मार्क्स। तो 10% ऑफ टोटल मार्क्स हो गया 40 मार्क्स। तो टोटल मार्क्स क्या आ गए आपके पास, 40 इंटू 100 अपॉन 10 इज इक्वल टू 400। अब आप बोलेंगे कि जी इसमें तो परसेंटेज अप्लाई हो रही है। क्या कुछ भी परसेंटेज नहीं है इसमें, सिंपल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। सिर्फ आपने क्वेश्चन को समझ के, इंग्लिश को ब्रेक डाउन करके, अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है हिंदी में पढ़ के सिर्फ एक इक्वेशन बनाई है, राइट। सिर्फ इक्वेशन बनानी है, मार्क्स को परसेंटेज के बराबर रख रहे हैं। टोटल मार्क्स आपके पास 40 आ गए। हाउ मच डिड Q स्कोर। अब Q के स्कोर पता करने का और हमारे पास क्लियर तरीका तो नहीं है, कोई ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन नहीं है। देखते हैं इक्वेशन से, ऑप्शन से पता चलता है कि नहीं। तो Q के मार्क्स 420 तो नहीं हो सकते, हमें पता है, क्योंकि टोटल मार्क्स ही 400 है। 400 भी नहीं हो सकते, पूरे 400 मार्क्स हो सकते हैं लेकिन Q के नहीं है, क्योंकि Q के तो P से 40 मार्क्स कम है। तो P के टोटल मार्क्स से ज़्यादा तो नहीं हो सकते, तो 400 भी ऑप्शन नहीं है। Q के मार्क्स 380 होने की भी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर Q के 380 हैं तो इस लॉजिक की वजह से P के हो गए 420, वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि टोटल मार्क्स ही 400 हैं। अब Q के 360 अगर हैं तो P के कितने हो जाएंगे, 360 प्लस 40 400। ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि टोटल मार्क्स 400 की पॉसिबिलिटी आपके पास
है इस पेपर में। तो Q के आगे 360, P के आगे 400, आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ गई ऑप्शन ए। अगेन 60 सेकेंड से ज्यादा आपको सॉल्व करने में नहीं लगा और आंसर आ गया, करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो, another 2.5 मार्क्स इन द बैग। देन अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन P आस्क्स वन ऑफ हिज 3 फ्रेंड्स X एज टू हाउ मच मनी ही हैड, और X रिप्लाई करता है कि इफ Y गिव्स मी ₹40, X भी आ गया, Y भी आ गया, Z भी आ गया। तो सबसे पहले तो X, Y और Z हम लिख लें, तीनों के पास पैसा लिख लेते हैं A, B और C। X कहता है, X ने क्या जवाब दिया कि मेरे पास कितना पैसा है, इफ Y गिव्स मी ₹40, यानी कि Y ने X को 40 रुपए दे दिए, तो X के पास A + 40 हो गया। A पहले थे, Y से 40 आ गए, A + 40 हो गया। Y के पास B - 40 हो गया, ठीक है। देन Y विल हैव हाफ ऑफ एज मच एज Z। Z के पास C है, तो Y विल हैव हाफ ऑफ Z। एक ये हमारे पास सेट ऑफ इक्वेशंस बन गई। आगे बढ़ते हैं। बट इफ Z गिव्स मी ₹40, तो X कह रहा है कि अगर Z ने मुझे 40 रुपए दे दिए तो तीनों के पास पैसे बराबर हो जाएंगे। Z ने X को 40 रुपए दे दिए तो X के पास A + 40 हो गया, Z के पास C - 40 हो गया, और Y के पास कोई चेंज नहीं है। अब वो कहता तीनों के पास पैसे बराबर हैं, तो तीनों को जोड़ती हुई हमारे पास एक कड़ी आ गई। ऊपर में तो हमारे पास B और C को जोड़ती हुई कड़ी आई थी, सेकंड स्टेटमेंट में तीनों को जोड़ती हुई एक इक्वेशन आ गई है। देखते हैं इक्वेशन क्या कहती है। B = A + 40, तो यहां पे अगर हमने तीनों के पास पैसे कंपेयर करने हैं तो X के पास A है, Y के पास B है, B यानी कि A + 40, ठीक है। Z के पास C है, तो C और A को जोड़ के देखते हैं क्या इक्वेशन बनती है। A + 40 = C - 40 था, तो A + 40 + 40 = C आ गया, तो A + 80 = C आ गया। तो यहां पे हम A + 80 लिख देंगे। तो तीनों के पास जितना पैसा है वो हमने A की टर्म्स में लिख लिया। तीनों के पास टोटल कितना आ गया, ये A + A + 40 + A + 80, A + A + A 3A + 120, तीनों के पास ये पैसा आ गया। अब उन्होंने पूछा है टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट X, Y एंड Z है। A की टर्म्स में आ गई हमारे पास, और कोई साधन नहीं निकल रहा, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ऑप्शन है 4, लगा के देखते हैं एक एक। 3A + 120 = अगर 420 हो, यहां पे लिख के देखते हैं। 3A + 120 = 420 हो, तो 3A आ गया हमारे पास 300, राइट, विच गिव्स अस A = 100। A अगर 100 आ गया तो हमारे पास A 100, B 140, C 180, ठीक है। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब हमें स्टेटमेंट क्या कहती है कि Y ने X को जब 40 रुपए दिए थे, Y ने जब X को 40 रुपए दिए थे तो X के पास 140 हो गए थे, राइट, हो जाएंगे। यहां पे 100 रह जाएंगे, यहां पे 180 रह जाएंगे। अब 100 शैल ऑल्सो बी हाफ ऑफ 180, पर ये तो ऐसा नहीं हो रहा। ये हमें कैसे पता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि 40 रुपए दे दिए तो हाफ हो गया, ये हमें इस पार्ट ऑफ इक्वेशन से पता है, राइट, कि अगर Y X को 40 रुपए देता है तो Y के पास Z का हाफ बच जाएगा। तो Y ने 140 में से X को 40 दे दिए, X के पास 140 हो गए, Y के पास सिर्फ 100 बच गया। अब ये 100 हैज टू बी 1/2 ऑफ Z, यानी कि 1/2 ऑफ 180, ये नहीं बन रहा, तो आपका 420 वाला आंसर गलत है। अब आगे देखते हैं, इसको यहां पे इरेज करते हैं। हमारे पास दूसरी इक्वेशन है 360, तो 3A + 120 = 360, 3A = 240, A = 80। 80 के साथ कैलकुलेट करके देखते हैं, तो 80 X के पास, 120 Y के पास और 160 Z के पास। अगर ये Y इसको 40 रुपए दे दे, यहां पे 120 आ जाएगा, यहां पे 80 रह जाएगा, यहां पे 160 है। अब ये 80 जो है इसका हाफ आ रहा है, जो हमें इक्वेशन 1 में दिया गया है। तो 360 हमारे लिए अभी प्रूव हो गया है कि सही है, पर आगे की ऑप्शंस भी आप चेक कर लो। आगे की ऑप्शन चेक करके देखते हैं। 3A + 120 = 300, उसके साथ कैलकुलेट करके देखते हैं। 3A = 180, A = 60, तो 60 के अकॉर्डिंग 60, 100
और 140 आपके पास आंसर्स आ गए। अब इस 100 में इसके पास 40 ऐड हो गए तो ये 100 आ गया, ये 60 ही रह गया और ये 140 है। क्या ये 60 140 का हाफ है? जी नहीं, ये नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। 270 के हिसाब से भी करके देखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि मैच नहीं कर रहा। 3a इज इक्वल टू 150, a इज इक्वल टू 50। यहाँ पे अगर हम सब्सटीट्यूट करके देखें तो आपके पास क्या ऑप्शन आती है? 50 रुपये, 90 रुपये एंड 130। इस 90 ने 50 वाले को 40 दे दिए तो 90 आ गए, यहाँ पे 150 रह गया, यहाँ पे 130। क्या ये 50 130 का हाफ है? जी नहीं, तो ये भी ऑप्शन आपकी गलत हो गई। तो करेक्ट ऑप्शन बचती है सिर्फ 360। अब इसमें ज़रूर हमें वक्त लगा है, लगभग 2 मिनट के आसपास लगे हैं, बट देख सकते हैं कोई खास फॉर्मूला नहीं है, सिंपल एडिशन आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगाई है और आंसर सॉल्व हो गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस लगते हैं कि ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट ये श्योर शॉर्ट गिवन क्वेश्चन है, इजी है, करने वाले हैं। कोई खास मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं, कोई परम्यूटेशन नहीं, कोई कॉम्बिनेशन नहीं, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं, कोई बहुत डिफिकल्ट अलजेब्रा नहीं है, बहुत सिंपल अरिथमेटिक इस क्वेश्चन में लगा है, राइट। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, 360। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोड दिया हुआ है कि मैथमेटिक्स जो है एक कोड लैंग्वेज में क्या बन जाता है वो देखते हैं। इसको ऐसे एक दूसरे के नीचे लिख लिया करो, कोड बनाना आसान हो जाता है। LBSIDNZUHDR, तो M से L पे गए, JKLM, तो -1 हो गया। A से B पे गए तो +1 हो गया अल्फाबेट। T से S पे गए, PQRST, तो -1 हो गया। H से I पे गए, GHI, +1 हो गया। E से D पे गए, -1। M से N पे गए, +1। अब लग रहा है so on and so forth। यही आपका कोड है। अब हमने देखना है केमिस्ट्री क्या बनेगा, CHEMISTRY, राइट। अब C से -1 करना है तो बन जाएगा B। H से हमने +1 करना है तो बन जाएगा I। E से हमने -1 करना है तो बन गया D। M से हमने +1 करना है, बन गया N। I से -1 GHI, तो H। S से +1 PQRST, T से -1 ST, P यहाँ पे +1 PQRS, Y के बाद -1 X, तो BIDNHT, BIDNHTSSX, ये आपका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड फॉर वर्ड मैच हो गया है, सही आपने अप्रोच किया है। 1 मिनट 1.25 मिनट लगा, 60 सेकेंड, 70 सेकेंड, 80 सेकेंड, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है, बहुत सिंपल आपने आइडेंटिफाई किया है। और कोड इतना सिंपल है, +-1 हो रहा है, एक अल्फाबेट पीछे एक अल्फाबेट आगे। कभी कभी होता है 2 अल्फाबेट पीछे एक अल्फाबेट आगे, 2 अल्फाबेट पीछे 2 अल्फाबेट आगे। इसी के अराउंड ही यूपीएससी के क्वेश्चंस घूमते हैं, 2 नहीं होगा 3 हो जाएगा, इसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे वो। इतनी ही प्रेजेंस ऑफ माइंड आपकी वो चेक कर रहे हैं। देखते हैं अगला सवाल। इन एन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ऑफ 90 क्वेश्चंस 5 मार्क्स आर allotted फॉर एवरी करेक्ट आंसर और -2 मार्क्स आर डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। ठीक है, आफ्टर अटेम्प्टिंग ऑल द 90 क्वेश्चंस अ स्टूडेंट गॉट दीज मेनी मार्क्स। तो मानते हैं कि उसने करेक्ट किए x, तो इनकरेक्ट कितने होंगे? 90 - x। अगर आप यहाँ पे y ले लेंगे तो ये गलत हो जाएगा, आपकी इक्वेशन कभी नहीं बनेगी। ये एक सिंगल उसमें इक्वेशन बनेगी अननोन में। क्यों? क्योंकि आपके पास पता है कि टोटल 90 क्वेश्चंस हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए गए हैं। तो अगर आपके x सही हुए हैं तो 90 - x गलत हुए हैं। x सही हुए तो मार्क्स कितने बन गए आपके? 5 × x -2 × 90 - x, राइट। ये आपकी इक्वेशन है। यही तरीके से हम अपने पेपर 1 पेपर 2 के मार्क्स घर पे आके कैलकुलेट करते हैं कि कितने मार्क्स लगेंगे, इतने सही हुए इतने गलत हुए, सही के हिसाब से इतने मार्क्स बन रहे हैं, जितनों के गलत हैं वो इतने माइनस कर देने हैं। 5x माइनस करेक्ट आंसर्स माइनस इनकरेक्ट आंसर्स कितने बन रहे हैं? 387। वी विल सॉल्व फॉर दिस इक्वेशन। 5x -2 × 90 इज 180 और -2 × -x इज +2x
इज इक्वल टू 387, 5x प्लस 2x 7x, 387 प्लस 180 इज इक्वल टू 567, x इज इक्वल टू 81। तो आपके 81 क्वेश्चंस जो हैं वो सही हुए हैं। तो गलत कितने हुए? 90 माइनस 81 यानी कि 9। आपके केवल 9 क्वेश्चन गलत हुए, 45 सेकेंड्स लगे आपके और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपल सब्ट्रैक्शन और डिवीजन लगी है, सिंपल अरिथमेटिक लगा है और 2.5 मार्क्स इन द बैग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहे हैं आपके पास 5 डिजिट्स हैं 22333 और आपने 30,000 से बड़ा डिजिट बनाना है। 30,000 से बड़ा डिजिट बनाना है, डिस्टिंक्ट नंबर बनाना है। कितने बन सकते हैं? 3, 6, 9 या 12। तो मैनुअली करके देखते हैं कि अगर 12 भी बन रहे हुए तो बहुत ज़्यादा नंबर नहीं है 12। देखते हैं। तो पहला डिजिट आपके इस नंबर का जो होगा वो 3 तो होगा ही होगा, राइट, क्योंकि 30,000 से बड़ा बनाना है। 2 तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता, तो एक 3 आपने यहाँ पे फिक्स कर दिया इनमें से। अब 2, 2, 3, 3 2 बचते हैं आपके पास पेयर्स। तो सबसे पहले सबसे छोटे से शुरू करते हैं। यहां पे आ गया 2, एक और 2, 3 एंड 3, राइट। आपके पास एक नंबर ये बन गया। अब 3, ये 2 मान लीजिए आपने फिक्स कर दिया। अब 233 में एक और बड़ा नंबर बनाए, 3 यहां पे ले आए, 2 यहां पे, 3 यहां पे, ठीक है। इन तीनों में आपस में खेल रहे हैं, ठीक है। देन 3 ये फिक्स, ये 2 वाला भी फिक्स। अब 323 में हम एक और बड़ा नंबर बना सकते हैं, 332, राइट, ये तीसरा नंबर बन गया। तो 233, 323, 332, पहले 2 हमारे डिजिट्स फिक्स थे, हमने 3 नंबर बना लिए। अब ये 3 तो हमारा शुरू में फिक्स था, अब ये 2 हो चाहे ये 2 हो, नंबर तो सेम ही बनेगा। अब हम क्या करेंगे? 3 यहां पे फिक्स करते हैं। 3 और 3 फिक्स हो गए, हमारे पास ये 2 निकल गए, ये 3 बचे हैं, 2, 2 एंड 3। अब सबसे छोटा नंबर बनाते हैं 2, 2 एंड 3। इसके बाद बड़ा नंबर बनेगा 2, 3 एंड 2। इससे बड़ा नंबर बनेगा 3, 2, 2, राइट। ये 2 तो हमारे पास फिक्स्ड ही थे, तो ये चौथा नंबर बन गया, ये 5वां, ये 6। कोई और 7th नंबर आप सोच सकते हैं? 3, 3, 3 सबसे बड़ा नंबर यही पॉसिबल है, क्योंकि आपके पास 3 बार 3s हैं, 2 बार 2s हैं, तो 3, 3, 3, 2, 2 यही सबसे बड़ा नंबर पॉसिबल है। सबसे छोटा नंबर ये 3, 2, 2 एंड 3, 3 ये पॉसिबल है। तो सिर्फ आपके पास ये 6 नंबर ही बन रहे हैं। आपका आंसर आ गया B, 6। इसके बाद थोड़ा सा आप दिमाग और लगा के देखो कि क्या और बड़ा नंबर बन रहा है, नहीं बन रहा है, राइट। 10-15 सेकंड और सोच लो अगर आपको डाउट है। नहीं बन रहा है, बी कॉन्फिडेंट, 6 ही नंबर बन रहे हैं, मार्क करो और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। देख सकते हैं इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगा है, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ के आपने कॉन्फिडेंस रखा है कि नहीं कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सॉल्व कर दूंगा। अगर आपको क्वेश्चन को पढ़ के देख के लगे कि मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, तो उसको वहीं पे छोड़ दो। बट 9 आउट ऑफ द 10 केसेस में, चाहे वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट बड़ी होगी, वो आपको देख के पता चल जाएगा कि ये सॉल्वेबल है, डुएबल है या नहीं। और बहुत सारे केसेस में आपको पढ़ के पता चल जाएगा कि बहुत ज़्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, बेटर है कि मैं छोड़ दूं, राइट। सॉल्व हो गया, आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कैन बी 100। ये कह रहे हैं, चेक करके देख लेते हैं। 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स देख लेते हैं। ये 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आ गए, इनका सम 100। 1, 2, 3, 4, 5, 5x प्लस 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10 इज इक्वल टू 100। 5x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 18। तो 18, 19, 20, 21, 22 ये 5 ऐसे कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं जिनका सम 100 है। तो पॉसिबिलिटी है, राइट, ये पॉसिबल है, यस, आपने लिख लिया। अगली स्टेटमेंट देखते हैं। इसको यहां से हटा देते हैं, जगह हमारे पास कम है। द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स कैन बी इक्वल टू देयर सम। तो 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, बिल्कुल सिंपल अजम्पशन के लिए 1, 2 और 3 लेके देखते हैं। इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या है? 1 इंटू 2 इंटू 3 6। एडिशन क्या है? 6। तो ये तो यहीं पे मैच कर गई। कोई और नंबर लेके देखें, 2, 3 एंड 4।
2 इंटू 3 इंटू 4 यानी कि 24, 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 9। तो आपके पास पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जिनमें ये नहीं बन रहा, पर पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनमें ये बन भी रहा है। द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स कैन बी इक्वल टू देयर सम। तो पॉसिबिलिटी बतानी है, यस पॉसिबल है। कौन से वो नंबर्स हैं? 1, 2 एंड 3। तो आपके पास दोनों ही स्टेटमेंट जो दी गई हैं वो पॉसिबल हैं। तो बोथ 1 एंड 2 मार्क करो और आगे बढ़ जाओ। तो ये तरीका है सॉल्व करने का। इसको एक और तरीके से करके आप देख सकते हैं, अगर आपको पेपर में कभी डाउट हो, x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 या x एंड x प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2, ठीक है। इनको इक्वेट करके आपके पास जो इक्वेशन आएगी आप उसको भी सॉल्व करके देख सकते हैं। यहां से अगर आपके पास x1 आ जाएगा तो आपके पास नंबर्स आ गए 1, 2 एंड 3। तो आपको पॉसिबिलिटी पता चल जाएगी। अगर इसके रियल रूट्स नहीं आएंगे मतलब ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि इक्वेशन जो ये बनेगी ये कॉम्प्लेक्स है तो सबसे इजी होता है 1, 2, 3 नंबर अज्यूम करके अपना क्वेश्चन ट्राई करना, राइट। तो सॉल्व किया, करेक्ट आंसर आया, आगे बढ़ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पाई डायग्राम शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन्स, वाटर एंड ड्राई एलिमेंट्स इन द ह्यूमन बॉडी। प्रोटीन कितने हैं? 16%। वाटर कितना है? 70%, 86% हो गया। तो ड्राई एलिमेंट्स कितने बचे? 100 माइनस 16 माइनस 70 यानी कि 14% बच गए। अब अगर इसको हमने एक पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करना है, वो कहते हैं प्रोटीन और ड्राई एलिमेंट का जो एंगल बनेगा वो कितना एंगल बनेगा। प्रोटीन और ड्राई एलिमेंट मिला के P% बन गया। और अगर ये P% को रिप्रेजेंट करते हुए अगर एक एंगल बनाए, हम P एंगल बनाए पाई डायग्राम में, तो कितना एंगल बनेगा? तो पाई डायग्राम जो होता है 360 डिग्रीज का होता है। अब प्रोटीन और ड्राई एलिमेंट मिला के हमारे पास 16 प्लस 14 इज इक्वल टू P, यानी कि P आपके पास 30% आ गया, राइट। 100 में से 30% जो है वो प्रोटीन और ड्राई एलिमेंट्स हैं। अब अगर इस 30% को हमने एक पाई चार्ट में दिखाना हो तो कितना बड़ा एंगल बनेगा? 30% है तो पाई का भी 30% ही लेना पड़ेगा, ठीक है। 0 एंड 0, 36 इंटू 3 इज 108 डिग्रीज। तो 108 डिग्री का एंगल बनेगा लगभग, ये जो आपका प्रोटीन प्लस ड्राई एलिमेंट का होगा। यही आपसे पूछा गया है। ऑप्शन सी 108 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। अब आप इसमें बोलेंगे परसेंटेज है, पाई चार्ट्स हैं, कितना कुछ है। इसमें कुछ भी नहीं है। आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसका लॉजिक समझा, सिंपल अरिथमेटिक लगाई है, 30% ऑफ 360 कैलकुलेट किया है। और इस कैलकुलेशन में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल बेसिक अरिथमेटिक लग रही है क्लास 8th और 9th लेवल की। तो इजी क्वेश्चंस होते हैं, डूएबल होते हैं, आपको वो विश्वास रखना है कि आप कर पाओगे ये क्वेश्चन, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें भी कॉन्सेप्ट एलसीएम का लगेगा, लेकिन आपको दिखाएंगे कि कैसे सिंपल तरीके से सोच के भी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो जोसेफ विजिट्स द क्लब एवरी 5th डे। ये जोसेफ साहब हैं, ये क्लब जाते हैं हर 5वें दिन। 5th डे, 10th डे, 15th डे, 20th डे। हर्ष विजिट्स एवरी 24th डे। ये बहुत कम जाते हैं, 24 दिन बाद, देन 48 डेज बाद, देन 72 डेज बाद। सुमित विजिट्स ऑन एवरी 9th डे, 9th डे, 18th डे, 27th डे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब ये तीनों किस दिन मिलेंगे? ये मिलेंगे, इनका जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा कि ये 24th डे गया है लेकिन 24th तो 5th से डिविजिबल ही नहीं है। तो 5 की सीरीज में कौन सा ऐसा नंबर आएगा जो 24 से भी डिवाइड हो? वो कोई ना कोई ऐसा ही नंबर होगा जिसके एंड में 0 है, क्योंकि 24 का अगर आप टेबल देखें तो 24 इंटू 5 120, 240, 360, 480। इसके अलावा जो भी 24 के मल्टीपल्स हैं, चाहे 48 हो, 72 हो, ये कभी भी 5 से डिविजिबल नहीं होंगे। तो आपके पास सिंपल सोल्यूशन ही ये आ जाता है कि 120, 240, 360, 480 की टर्म्स में आपने सोचना है, क्योंकि एक नंबर आपके पास 5 है। अब 9 भी एक प्रॉब्लमैटिक नंबर है। क्या 129 से डिविजिबल है? नहीं। क्या 249 से डिविजिबल है? नहीं। क्या 369 से डिविजिबल है? हाँ जी, ये है, 40 से डिविजिबल है। तो 360th डे पे वो पहली बार ही मिलेंगे। अब
एलसीएम से ये बहुत सिंपल आ जाएगा, बट लॉजिक से कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है वो भी मैंने आपको समझा दिया। तो 360th डे पे ये पहली बारी मिले ये संडे को, ठीक है। अगली बारी कब मिलेंगे, और 360 डेज बाद मिलेंगे। अब 360 दिन बाद कौन सा दिन होगा ये हमने कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 360 में कितने हफ्ते होते हैं वो देखते हैं। 360 डिवाइड बाय 7, 7 5 जा 35, 1 0 कैरी 51 तो पूरे वीक्स हो गए। तो 357th डे जो होगा वो भी संडे होगा। 358th डे क्या हो जाएगा, मंडे। 359th डे ट्यूसडे, एंड 360th डे जो है वो वेडनेसडे आ गया। तो ये अगले 360th डे जब हम मिलेंगे तो वेडनेसडे होगा उस दिन। आपको आंसर पता चल गया। क्या ऑप्शन में वेडनेसडे है? जी हां, ऑप्शन में वेडनेसडे है। तो देखा जाए तो एलसीएम के तरीके से 360 पे हम पहुंच रहे हैं, बट एक तरीके से लॉजिक भी आपको उस पॉइंट पे पहुंचने में हेल्प कर रहा है। तो आप इसको हो सकता है कहें कि इसमें फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन ये वेरी डूएबल क्वेश्चन है, कोई खास डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ये पेपर में ऐसे क्वेश्चन आप कोशिश कीजिए कि सॉल्व कर पाओ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशंस ऑफ द डिजिट्स इज 54। तो एक नंबर आपके पास xy है, एक नंबर yx है। तो xy माइनस yx इज इक्वल टू 54। क्या पॉसिबिलिटी है, रैंडम दो नंबर्स लेके देखते हैं। तो ये नंबर बड़ा रखते हैं क्योंकि ये बड़ा दिखाया है हमने इस इक्वेशन के हिसाब से। तो मान लीजिए कि आपने 9 और 0 ले लिया यहाँ पे। 9 0 माइनस 0 9, चलो 0 तो नहीं लेते, 1 ले लेते हैं। 9 1 माइनस 1 9, 72 आ गया, मैच नहीं कर रहा। इसको बड़ा करके देखते हैं। 92 माइनस 27, ये आ गया 65। क्या ये सही है? हाँ जी, 65। देन 93 माइनस 39 54। ओह, ये तो हमारा मैच कर गया। 93 और 39 54 मैच कर गया। अब इस ऐसे केसेस में आपने क्या करना है, आपको डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स पता चल गया कि क्या आ गया है। डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स है 6। ऐसे क्वेश्चंस में जो डिफरेंस रहता है नंबर्स के बीच में वो सेम रहता है। अब आप 82 को लेके देखो, 8 और 2 के बीच में भी डिफरेंस क्या है, 6 है। इधर 28 को लेके देखो, क्या डिफरेंस आया, 54, मैच कर गया। इधर 71 लेके देखो, 71 माइनस 17 54। 60 माइनस 06 तो सिंगल डिजिट नंबर हो गया, डबल डिजिट नंबर रहा नहीं। तो आपके पास 3 ऐसी सिचुएशन आ गई जहां पे अगर आप 2 डिजिट नंबर को फ्लिप करते हैं तो डिफरेंस आपका 54 आ रहा है। तो हमें एग्जैक्ट वो डिजिट्स क्या हैं वो अभी तक नहीं पता है। द सम ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर कैन बी डिटर्मिन्ड ओनली इफ द प्रोडक्ट ऑफ द 2 डिजिट्स इज नोन। एक तरीके से ये कहना सही है क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सी पेयर है जो एक्चुअल नंबर्स हैं, लेकिन अगर आपको इस नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन का पता चल जाए कि क्या प्रोडक्ट है दोनों नंबर्स का, तो आप पता कर पाएंगे नंबर्स क्या हैं। क्यों? क्योंकि 82 और 28 का एक प्रोडक्ट जो है वो अलग है, 93 और 39 का अलग है, 71 और 17 का अलग है। तो सम ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर कैन बी डिटरमिन्ड ओनली इफ द प्रोडक्ट ऑफ द 2 डिजिट्स इज नोन। क्या किसी और केस में आपको पता चल सकता है इन नंबर्स के बारे में? एक केस और है, अगर मैं आपको दोनों नंबर्स का सम बता दूं प्रोडक्ट की जगह पे, तो भी आपको पता चल जाएगा कि क्या नंबर है, राइट। तो एक तरीके से ओनली इफ द प्रोडक्ट ऑफ द 2 डिजिट्स इज नोन, ये इनकरेक्ट होगी स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि सम के साथ साथ आपको अगर दोनों नंबर के प्रोडक्ट्स की जगह पे अगर आपको दोनों नंबर्स के सम के बारे में भी पता चल जाए तो भी आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि यहां पे 39 और 93 का सम यूनिक है 132, 82 और 28 का है 110, 71 और 17 का है 88। अगर आप दोनों का सम भी मुझे बता दें तो मैं सॉल्व कर पाऊंगा कि एक्चुअल पेयर ऑफ नंबर्स क्या थे। तो सिर्फ प्रोडक्ट जानना हमारे लिए जरूरी नहीं है।
द डिफरेंस, अगली स्टेटमेंट देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द टू डिजिट्स ऑफ द नंबर कैन बी डिटर्मिन्ड। ये हम कर सकते हैं, डिफरेंस डिटर्मिन कर सकते हैं, क्योंकि तीनों सेट्स ऑफ नंबर्स में जो डिजिट्स के बीच में डिफरेंस है वो कांस्टेंट है एट 6। तो B2 ओनली करेक्ट ऑप्शन है। अगेन आप कह सकते हैं कि ये स्लाइटली डिफिकल्ट था, ये बहुत सिंपल कैटेगरी में नहीं है, लेकिन ये स्लाइटली सिंपल टू मीडियम की कैटेगरी में है। बट एट दिस लेवल अगर आप ये सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चंस, तो आपको सीसैट में थोड़ी भी टेंशन नहीं होगी कि ये क्वेश्चन ना गलत हो जाए, वो ना हो जाए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको मार्क्स दिला देंगे। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा आपने अपना अप्लाई करना है अपनी नॉलेज को, 60 सेकेंड से 90 सेकेंड, 90 से 120, थोड़ा सा फोकस, थोड़ा सा टाइम उसको देके सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। वेरी वेरी डूएबल क्वेश्चन है ये। और आप देख सकते हैं कि इसमें कोई फॉर्मूला इन्वॉल्व नहीं है, बिना फॉर्मूले के आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, x said to y, तो x ने y को कहा कि एट द टाइम ऑफ योर बर्थ आई वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट। तो मान लीजिए y की आज एज है a, राइट। तो x ने कहा कि एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, यानी कि जब y पैदा हुए थे तो y 0 साल के थे, और x कितने साल के थे, ट्वाइस एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट। तो y अगर आज a के हैं तो x उस टाइम पे 2a के थे, कि जब y पैदा हो रहे थे x उस टाइम पे ट्वाइस द एज के थे जो y की आज एज है। ये हमें पता चल गया कितने टाइम पहले, ये हम देखते हैं एट द टाइम ऑफ y's बर्थ। इफ द प्रेजेंट एज ऑफ x इज 42, प्रेजेंट एज x की है 42, ठीक है। देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब प्रेजेंट एज है x की 42, y साल a ईयर्स पहले, y की जो प्रेजेंट एज a है, a ईयर्स पहले x की एज 2a थी, तो x की आज की एज कितनी है, 2a प्लस a, तो 2a प्लस a इज इक्वल टू 42, 3a इज इक्वल टू 42, a इज इक्वल टू 14। तो y की आज एज 14 ईयर्स है, ये हमने कैलकुलेट कर ली, बहुत सिंपल इक्वेशन बनी है, राइट। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। 8 ईयर्स अगो द एज ऑफ x वॉज 5 टाइम्स द एज ऑफ y। तो आज x 42 के हैं, 8 साल पहले x कितने के थे, 34 के, 5 टाइम्स द एज ऑफ y। अब 34 तो ऐसे भी 5 से डिविजिबल ही नहीं है, तो आप यहीं पर रिजेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, ये स्टेटमेंट 1 तो इनकरेक्ट है। कैलकुलेट भी करके देख लेते हैं, y की आज एज 14 है, 8 साल पहले इनकी एज थी 6, तो क्या 34 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ 6? जी नहीं, 5 टाइम्स ऑफ 6 तो 30 होता है, तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट आ गई। तो इनकरेक्ट, आई सी फॉर इनकरेक्ट। आफ्टर 14 ईयर्स द एज ऑफ x वुड बी, x की आज एज 42 है, 14 साल बाद हो गई 56, द एज ऑफ x वुड बी 2 टाइम्स द एज ऑफ y। तो y की आज एज 14 है, 28 हो जाएगी y की 14 साल बाद, तो क्या x की एज ट्वाइस ऑफ y है? जी हाँ, 56 इज इक्वल टू 56। तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, यानी कि B ओनली, यानी कि ऑप्शन B2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। तो अगेन बिना कोई फॉर्मूला लगाए सिंपल एक इक्वेशन बनी है, अरिथमेटिक यूज हुआ है और क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ऐसे ही आपने मार्क्स इकट्ठे करने हैं सीसैट के पेपर में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज्ड बाय 20%, मान लीजिए आपके आर्टिकल 100 रुपए का है, उसका दाम हमने 20% कम कर दिया। अगेन आप बोलेंगे इसमें परसेंटेज अप्लाई हो रही है, बहुत सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं, आपने किए हुए हैं। 100 में से आपने 20% दाम कम कर दिया, 80 रुपीज़ का दाम हो गया, राइट। 80 रुपीज़ के दाम को अब आपने 25% इंक्रीज कर दिया, तो इस 80 का 25% बढ़ा दिया। क्या होता है 80 का 25%? वो होता है 20 रुपीज़। तो 80 रुपीज़ था, 20 रुपीज़ ऐड कर दिए, 100 रुपये पे कहानी वापस आ गई। 100 रुपये पे कहानी शुरू हुई थी। देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द नेट चेंज इन द प्राइस। तो नेट चेंज तो 0% है। 100 रुपये पे कहानी शुरू करी थी, 100 रुपये पे वापस आ गई। तो करेक्ट आंसर है ए, 0%, कोई चेंज नहीं है प्राइस में। इजी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हार्डली हमें 1 मिनट लगा है सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ सर्टन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 7 द प्रोडक्ट इंटायरली कंप्राइजेज वंस ओनली। ठीक है,
व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सच नंबर। अब आप बोलेंगे कि इसका तो कोई फॉर्मूला होता है, ये है वो है, हो सकता है होता हो, हमें नहीं आता। हमारे सामने तो 4 ऑप्शंस हैं, चारों को हम 7 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अगर तो चारों केसेस में 1 1 1 1 1 1 आ रहा हुआ तो इनमें से जो सबसे छोटा नंबर होगा वो हम चूज कर लेंगे। अगर ऐसा हुआ कि किसी एक नंबर के केस में ही आ रहा हुआ तो हम उस नंबर को चूज कर लेंगे, क्योंकि करेक्ट ऑप्शन वही है। तो देखते हैं, अब सिर्फ आपने मल्टीप्लाई करना है, दैट इज इट, कुछ और नहीं करना है। आप सोचिए कि हम क्लास 4th 5th में मल्टीप्लिकेशन सीखनी शुरू कर देते हैं, उस लेवल का सवाल है ये। 7 3 21, 2 कैरी 1, 7 1 7 and 2 9। ये तो यहीं पे गलत हो गया कि आपको सारे के सारे 1 चाहिए, यहाँ पे तो 91 बन गया है। अगला नंबर देखते हैं, 15 7 23 into 7, 7 3 21, 2 कैरी 1, 7 2 14 2 16, 1 कैरी 6, 61 भी नहीं हो सकता, 11 चाहिए आपको। अगला नंबर देखते हैं, 1 5 7 8 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 3 21, 2 कैरी 1, 7 8 56, 2 कैरी का ऐड किया 58, 81 भी नहीं हो सकता, 11 चाहिए। अगला नंबर देखते हैं, 1 5 8 7 3, 7 3 21, 2 कैरी 1, 7 7 49 प्लस 2 51, 1। आगे देखते हैं, 7 8 56 and 5 61, 5 कैरी 1, 7 5 35, 35 and 6 is 41, 4 कैरी 1, 7 1 7 and 4 11। आ गया आपका आंसर, 15873 आपकी करेक्ट ऑप्शन आ गई। अगेन 30-40 सेकेंड्स में हमने कैलकुलेशन करी है, सिंपल कैलकुलेशन भी नहीं था, मल्टीप्लिकेशन करी है और आपका 2.5 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ये क्लास 4th 5th लेवल के बच्चे का क्वेश्चन है। मल्टीप्लिकेशन आप उसी क्लास में सीखते हैं, आपने सिर्फ सॉल्व करनी है मल्टीप्लिकेशन। देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन है, 14th क्वेश्चन है ये आज का। अभी तक हम 24 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, यानी कि 38 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं बिना फॉर्मूला के। अगर आप देखें तो 95 मार्क्स के ये क्वेश्चंस हो गए हैं जिनमें हमने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया है। देखते हैं ये भी आप बोलेंगे कि वर्क का क्वेश्चन है, ये तो कितना मुश्किल है, फॉर्मूला लगता है, लॉजिक से कैसे अप्रोच करना है वो देखते हैं। अ मैन कंप्लीट्स 7/8 ऑफ अ जॉब इन 21 डेज। 7 यूनिट ऑफ वर्क किया एक आदमी ने 8 यूनिट में से 21 डेज में। ठीक है, अब 7 यूनिट 21 दिन में किए हैं, 1 यूनिट वो कितने दिन में करेगा? 21/7, 3 दिन में, राइट। 8 यूनिट जो कि टोटल अमाउंट ऑफ वर्क था वो कितने दिन में करता? 8 × 3 24 डेज में। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि उसका जॉब हमने 50% बढ़ा दिया, तो जो 24 दिन का काम था वो हमने 50% और बढ़ा दिया, यानी कि 36 डेज का काम हो गया वो, राइट। 24 दिन का था तो 50% काम और बढ़ गया, यानी कि 12 दिन का काम और बढ़ गया, 36 डेज का काम अब टोटल हो गया। 21 दिन का काम जो है वो ऑलरेडी हमारे साहब जो हैं वो कर चुके हैं। 36 दिन का टोटल काम है, 21 दिन का वो कर चुके हैं, 15 दिन का काम और बचा है। हाउ मैनी मोर डेज विल इट टेक हिम टू फिनिश द जॉब अगर क्वांटम ऑफ वर्क जो है फर्दर इंक्रीज बाय 50% हो जाता है। मतलब कि 21 दिन का काम हमारे साहब कर चुके हैं, अगर उसका काम 50% बढ़ा दिया तो आज से लेके उसको 15 दिन और लगेंगे। 3 दिन लगने थे अगर ओरिजिनल काम रहता 24 दिन का काम, क्योंकि 21 दिन का वो कर चुके हैं। क्योंकि काम उन्होंने 24 दिन का बढ़ा के 36 दिन का कर दिया है और हमारे साहब 21 दिन पे हैं, तो 15 दिन का उनका काम और बढ़ गया है। 15 इज दी करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। 80 का डी आ गया। इसमें फॉर्मूलाज भी लगते हैं, राइट। वर्क और टाइम वाले कॉन्सेप्ट्स आप सीखते हैं, तो ये उसी को मैंने सिंपल सरल भाषा में लॉजिक के हिसाब से इक्वेशन बना के तोड़ के आपको बताया है कि कैसे सॉल्व करते हैं। इस तरीके से जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं वो और भी ज़्यादा तेज़ी से हो जाते हैं। थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें बेटर है कि आप कोई ना कोई फॉर्मूला लगाएं, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो कॉन्सेप्ट लगाएं। पर आप देख सकते हैं कि यूपीएससी में कितने सिंपल लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। तो आउट ऑफ 80 हमने 38 क्वेश्चंस बिना फॉर्मूला लगाए सॉल्व किए हैं। कोई फॉर्मूला नहीं, जो आप भी कर सकते हैं। अगर आप इन 38 में से मान लीजिए 25 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं और सही सॉल्व करते हैं, तो 25 के हिसाब से 2.5 के हिसाब से
62.5 मार्क्स तो आपके ऐसे ही बन जाएंगे। और आप मान सकते हैं ना कि 38 में से 25 तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं। मैंने आपको दिखाया सॉल्व करके कि कितने ही डूएबल वो क्वेश्चंस हैं। तो 62.5 मार्क्स तो आपके ऐसे ही बन गए। 67 आपके पासिंग मार्क्स हैं, 5 नंबर आपको सिर्फ और लेके आने हैं। सेफ्टी से आप 20-30 नंबर और लेके आओ। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि थोड़ी बहुत मैथ और थोड़ी बहुत रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आप 20 मार्क्स तो ले ही आ पाओगे। 20 मार्क्स ले आए, 60 मार्क्स यहां से आ गए, सीसैट क्वालिफाई हो गया। इस लेवल पे आपको अप्रोच रखनी है, इस लेवल पे आपका पेपर डूएबल है, घबराना नहीं है। यूपीएससी आपको मौका दे रहा है सीसैट को क्वालिफाई करने का। तो कल आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है 2022 का। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और कल पेपर के बाद हमारे साथ जुड़ना, हम एक लाइव सेशन शुरू करेंगे, इसमें पेपर 1 भी और पेपर 2 भी दोनों आपके साथ डिस्कस करेंगे। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स 2022 टुमारो। माय नेम इज पुलकित, साइनिंग ऑफ विद दिस विशेस फॉर योर एग्जाम टुमारो। ऑल द वेरी बेस्ट।